चलिए दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई है करंट अफेयर की फरवरी महीने की। तो इससे पहले हम लोगों ने जुलाई 1 से 15 जुलाई का और जून महीने का 1 से 15 जुलाई जून महीने, बाकी अप्रैल मार्च ये वीडियो आ चुका है चैनल पे। ये फरवरी महीने के पहले 15 दिन का वीडियो है। 16 से 29 फरवरी का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो का उद्देश्य फास्ट रिवीजन करना है, न कि डिटेल्स में एनालिसिस की। डिटेल एनालिसिस में 3-4 घंटे लगेंगे, बस फास्ट रिवीजन करना है जो दिया है उसको। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहें। बाकी जो भी करंट से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होगी वो आती रहेगी। तो अभी हम लोग पहले 15 फरवरी के 15 दिन के करंट के टॉपिक का रिवीजन करते हैं। शुरू करते हैं आज के करंट को। हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में कहाँ दो देश श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई भुगतान सेवाएं लॉन्च की है। श्रीलंका और मॉरिशस में तो भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस सेवा को शुरू किया है श्रीलंका और मॉरिशस ने। इस पहल का उद्देश्य तीनों देशों के नागरिकों के बीच वित्तीय एकीकरण, पैसा से संबंधित एकीकरण गहरा करना और डिजिटल भुगतान की सुविधा को उपलब्ध कराना है। इसका महत्व क्या होगा? तो डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि यह पहल द्विपक्षीय वित्तीय और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बढ़ावा देगा। पर्यटन सुविधा, यह प्रयास से जो है श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए यूपीआई निपटान सेवाओं की उपलब्धता को भी सक्षम बनाएगा। वैश्विक स्वीकार्यता, तो बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के साथ श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई विस्तार भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल साउथ एवं पड़ोसी प्रथम, यह पहल ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देगा तथा पड़ोसी प्रथम की नीति को मूर्त रूप प्रदान करता है। यूपीआई भुगतान सेवाएं के बारे में, तो यूपीआई एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक के खातों को सुविधा प्रदान करती है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके सरल, आसान, त्वरित लेन देन सक्षम बनाता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है और वर्ष 2016 में इसको यूपीआई को लॉन्च किया गया था। यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में यूपीआई भुगतान प्रणाली को स्वीकार किया जाता है। अगला है स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी पर महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया। क्या है फुल फॉर्म? साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्वाति का फुल फॉर्म है, पूछने की संभावना जरूर है। इसका उद्देश्य तो STEMM यानी विज्ञान, साइंस, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, मैथ एंड मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। यानी इन चीज़ों में कौन कौन है? तो STEM, इसमें साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड मैथ में महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल, इन सम्मिलित रूप से इसका एक पोर्टल बनाना है। इसका निर्माण इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च नई दिल्ली ने विकसित किया है एवं रख रखाव वहीं से इसका संपन्न होता है। इसमें भारत की प्रतिष्ठित महिला वैज्ञानिक की प्रोफाइल शामिल है जो पद्म पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या स्त्री शक्ति विज्ञान सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करती है। उन लोगों का इसमें प्रोफाइल शामिल रहता है। इसका महत्व क्या होगा? तो यह STEM समुदाय, STEM समुदाय में लिंग अंतर की चुनौती का समाधान करेगा। यह महिलाओं में जागरूकता बढ़ाएगा, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इसका। यह युवा महिलाओं और लड़कियों को वैज्ञानिक क्षेत्रों में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। नेतृत्व क्षमता विकसित करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। यह क्या है? जिगर थंडाहाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, IIT कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना एवं परीक्षण किया। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मुख्य बिंदु तो सुविधा के विकास को 2018 में 4.5 करोड़ की राशि के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
के फंड द्वारा समर्थित किया गया था। यह सुविधा IIT के कानपुर द्वारा विकसित किया गया। यह हाइपरसोनिक स्थिति का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बीच उड़ान की गति उत्पन्न करने में सक्षम है। S2 है सुविधा, इसका उपनाम जिगर थंडा, जो कि 34 मीटर लंबी सुविधा है और यह भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और यह गगनयान, RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित इसरो और DRDO के चल रहे मिशनों के लिए एक मूल्यवान परीक्षण सुविधा है। इसकी तकनीकी विशेषता, तो इसमें 4 प्रमुख खंड शामिल है, यानी कि इसमें कितने 4 खंड शामिल है। उस 4 प्रमुख खंड में प्री पिस्टन ड्राइवर पहला है, उसके बाद संपीड़न ट्यूब दूसरा, उसके बाद शॉक या एक्सेलरेशन ट्यूब और हाइपरसोनिक प्रवाह उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए उच्च वैक्यूम प्रणाली वाला परीक्षण अनुभाग है। भारत में हाइपरसोनिक परीक्षण सुविधा के कार्यान्वयन से अधिक एरोस्पेस इंजीनियर और शोधकर्ताओं को हाइपरसोनिक अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। सुविधा में उत्पन्न गतिविधि और डेटा मौजूदा वाहनों के साथ साथ भविष्य की रक्षा और अंतरिक्ष मिशनों के अनुकूलन के लिए एक इनपुट के रूप में काम करेगा। ऐसी सुविधा की स्थापना से भारत को उन्नत प्रायोगिक हाइपरसोनिक अनुसंधान के लिए विश्व स्तर पर स्थान मिलेगा। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौन है उद्यमिता मंत्री, कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने तब थे, अभी मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, तो EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षा की पहुंच और अवसरों के माध्यम से सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है और राष्ट्र निर्माण में सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास मुख्य बिंदु। EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक शक्तिशाली शक्ति है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थाओं तक पहुंच के अवसरों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह पहल वित्तीय साधनों की कमी वाले मेधावी नवोदय विद्यालयों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणालियों तक पहुंच सुनिश्चित करती है। देश भर में नवोदय विद्यालयों में भाग लेने वाले 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। विद्यांजलि कार्यक्रम गैर सरकारी भागीदारों और CSR अनुदान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और प्रभावशाली निवेशकों से सहायता और धन जुटाता है। विद्यांजलि के तहत विशेष रूप से एक फिनटेक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें छात्रों का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में प्रयोजन वितरित किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन उतना डेप्थ में नहीं जाएगा प्री में, ऐसे ही दिया है मेंस के लिए, दोबारा देखा जाएगा तो उसमें काम आएगा। EDCIL एजुकेशन फुल फॉर्म में सबका पूछ सकता है, तो एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। यह आयोजन देश में शैक्षणिक समावेशिता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा। EDCIL का फुल फॉर्म याद रखिएगा। कैमरून ने नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया, तो नगोया प्रोटोकॉल को किसने, कैमरून ने, मध्य अफ्रीकी देश। कैमरून कहाँ का है, अफ्रीका के बीच का देश है, इसलिए उसको मध्य अफ्रीकी देश कैमरून अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को इसने अपनाया है। इस प्रोटोकॉल को अपनाने से कैमरून में शोधकर्ताओं को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, कौन अपनाया है नगोया प्रोटोकॉल को, कैमरून, मध्य अफ्रीका का यह देश है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जिसके बदले उनके उपयोग से किसी भी लाभ को उचित हिस्सा मिलता है, उसका एक ढांचा स्थापित होगा। स्वदेशी और स्थानीय समुदाय एक कानूनी ढांचे के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो आनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारिवारिक ज्ञान के मूल्यों का सम्मान करता है। नगोया प्रोटोकॉल, तो नगोया प्रोटोकॉल क्या है, तो आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर नगोया प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी है या अनिवार्य है। वैश्विक समझौता है क्या है, तो आनुवांशिक संसाधनों जो है वहाँ तक पहुँच और उनके उपयोग से और उसके जो उपयोग होंगे उससे उत्पन्न होने वाले लाभ के उचित और न्यायसंगत बंटवारे, उनके लाभ और उचित न्यायसंगत वितरण पर नगोया प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD की पहुँच और लाभ साझाकरण दायित्व को लागू करता है। वर्ष 2010 में नगोया जापान में अपनाया गया था, जिसे अक्टूबर 2014 में लागू किया गया। तो नगोया कहाँ है, जापान में। इसमें आनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया है जो CBD द्वारा कवर किया जाता है। यह संसाधन उपयोग से होने वाले लाभों को उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है। यह क्या करता है, तो संसाधन उपयोग से जो होने वाला लाभ है उसको उचित बंटवारा यानी कि उसका उचित वितरण सुनिश्चित कराता है, बाध्यकारी है।
भारत भारत भी इसका एक सदस्य है। भारत 11 मई 2011 को इस पर हस्ताक्षर किया था। अक्टूबर 2012 में इसका अनुसमर्थन किया। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन है। क्या है? जैव विविधता पर यह कन्वेंशन है और इसके 3 मुख्य उद्देश्य है। इसके कितने उद्देश्य है? 3। तो यह जैव विविधता पर कन्वेंशन है, CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके 3 उद्देश्य है। एक पहला क्या है? जैव विविधता संरक्षण। पहला क्या है? जैव विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता है उसका संरक्षण। दूसरा क्या है? जैविक विविधता का सतत उपयोग, सस्टेनेबल उपयोग इसकी बात करता है। एक करता है संरक्षण, दूसरा है उपयोग, सतत उपयोग, और तीसरा है जैविक विविधता का सतत उपयोग। तीनों को ये दोनों तो एक ही लिख दिया, नीचे होगा दिया थी तीनों। जैविक विविधता पर कन्वेंशन प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सबसे व्यापक एवं बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्तमान में 196 अनुबंधित पार्टियां यानी कि देश इसमें शामिल है। तो ये जो इसका 3 जो है ना, इसमें से इसको ही कॉमन कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा कि तीसरा कौन सा है, हम भी देख लेंगे, वो तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 2004 वैसे पूछेगा नहीं, मत देखिएगा, नहीं पूछेगा कोई मतलब नहीं। 2040 के लिए EU का नया जलवायु लक्ष्य, EU का यूरोपियन यूनियन जो है, इसका 2040 के लिए नया लक्ष्य, इसने जलवायु लक्ष्य को घोषित किया है। 6 फरवरी को यूरोपीय आयोग के माध्यम से अपना नया प्रस्तावित जलवायु लक्ष्य 2040 पेश किया है। 1990 के आधारभूत स्तरों की तुलना में 2040 तक 90% का शुद्ध उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य रखा गया है। तो यूरोपियन यूनियन ने 2040 तक 90% का ये शुद्ध उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य रखा है। तो किस वर्ष की तुलना में? तो 1990 की तुलना में, 1990 के आधारभूत स्तर, इसने अपना स्तर बेस किसको माना है? 1990 को। और 1990 की तुलना में 2040 तक इसने 90% उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसने? यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन संघ ने। तो 90% का लक्ष्य रखा है किस वर्ष की तुलना में? तो 1990 के आधारभूत तुलना में। सितंबर 2020 में यूरोपियन संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य घोषित किया था। यानी यह 2030 तक ग्रीन हाउस गैस को, किसको? यूरोपियन यूनियन ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस को 55% कम करने का लक्ष्य रखा था 90 के बेस पे ही। और यह 2020 में इसकी घोषणा करी थी, सितंबर 2020 में यूरोपियन संघ ने। नवीनतम 2024 प्रस्ताव यूरोपियन संघ जलवायु कानून द्वारा उठाया गया और एक अंतरिम कदम है, यानी उसका अपना अंतरिम कदम है, जो पहले ग्लोबल स्टॉकटेक GST के 6 माह के भीतर 2040 लक्ष्य विकसित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना है। यह प्रस्ताव वर्ष 2040 तक लक्ष्य की रोडमैप विकसित करता है, जिसमें कहा गया है कि 2040 तक कोयला लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का उपयोग तेजी से घट जाएगा और तेल चरणबद्ध तरीके से समाप्त के कगार पर होगा। प्रस्ताव में उम्मीद है कि 2040 तक कार्बन निष्कासन 400 टन कार्बन तक पहुंच जाएगा, जो 2021 की योजना के अनुसार 310 टन निष्कासन से अधिक है। शुद्ध उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपियन संघ के पूर्व में कदम, तो इससे पहले इसने क्या कदम उठाए? तो 2020 में EU ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस को जो है वह 55% कम करने का, GHG ग्रीन हाउस गैस को 55% कम करने का लक्ष्य रखा था। 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का वादा किया था इसने, कार्बन तटस्थता 2050 तक। और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करने के लिए यूरोपियन आयोग ने फिट फॉर 15 पैकेज को जारी किया था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन होता है, तो इसको इम्पोर्टेंट है। हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन होता है, 9 से 10 फरवरी के बीच होता है। कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। इसका थीम क्या था? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, यानी टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर। तो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, जिसका आयोजन 7वां संस्करण था, या 7वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित होता है फरवरी महीने में। मुख्य बिंदु, इस सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्री जो है S जयशंकर, इन्होंने किया था। हिंद महासागर क्षेत्र में देश के लिए सामान्य गैर पारंपरिक चुनौतियाँ जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, आपूर्ति श्रृंखलाएं, व्यवधानों का समाधान करना है। हिंद महासागर क्षेत्र IOR। हिंद महासागर क्षेत्र क्या है? IOR इंडियन ओशियन रीजन। क्षेत्र विस्तार तो पश्चिम में अफ्रीकी तट से लेकर पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई तट तक
उत्तर में अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिम में अगर बात करें तो अफ्रीका तट से लेकर पूर्व में कहाँ तक? ऑस्ट्रेलिया तक। अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका यहाँ है, अगर सॉरी ऑस्ट्रेलिया यहाँ है पूर्व में और अफ्रीका यहाँ है, तो यहाँ ये भाई इधर ऑस्ट्रेलिया है अगर और इधर अफ्रीका है, तो यहाँ से यहाँ तक पूर्व ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब पश्चिमी अफ्रीका तक इसका विस्तार है। और उत्तर में अरब प्रायद्वीप से लेकर फारस की अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक, यानी कि भारत अगर यहाँ है तो इन सब जगहों से लेकर यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया के इन क्षेत्रों तक ये है हिंद महासागर का क्षेत्र। भू राजनीतिक महत्व, तो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह तेल और गैस शिपमेंट सहित वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है। आर्थिक महत्व, यह वैश्विक आबादी का 64% और सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा साझा करता है। आर्थिक दृष्टि से हिंद महासागर में वैश्विक आबादी का 64% और सकल घरेलू उत्पाद का यानी 60% जीडीपी का यह हिस्सा साझा करता है। सुरक्षा महत्व, हाल के वर्षों में सैन्य गतिविधियाँ इसमें वृद्धि देखी गई है। भारत के लिए इसका महत्व, तो व्यापारिक मार्ग, तो भारत का 80% विदेशी और 90% ऊर्जा व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का 80% व्यापार विदेशी व्यापार कहाँ से, किन क्षेत्रों से होता है? तो हिंद महासागर से। और 90% ऊर्जा व्यापार साझा इसी से क्षेत्र से होता है। भू राजनीतिक व्यवस्था, तो भारतीय धुरियाँ प्रशांत अटलांटिक से दूर भारत के पड़ोस में इंडो पैसिफिक में स्थानांतरित हो रही है। हिंद महासागर सम्मेलन, तो IOC यानी यह क्षेत्र सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख पारदर्शी मंच है। सम्मेलन का पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। लद्दाख राज्य की मांग, तो लद्दाख राज्य की मांग हो रही है अभी जम्मू कश्मीर को 29वें राज्य के रूप में, उसको अक्टूबर से पहले कर दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर भारत का 29वां राज्य अक्टूबर महीने से पहले बन जाएगा। अक्टूबर 2024 से पहले संभावना है कि जम्मू कश्मीर भारत का 29वां राज्य बन जाए। इधर लद्दाख ने भी राज्य की मांग करी है। तो हाल के दिनों में लद्दाख के 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह, कौन कौन? लद्दाख के 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक समूहों ने, कौन है? एक लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा लद्दाख में बंद का आह्वान किया गया। प्रमुख मांग क्या थी? लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। इन समूहों ने सरकार से लद्दाख के क्षेत्रीय नियंत्रण को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान तक बढ़ाने और क्षेत्र के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है। 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय, तो जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के क्षेत्र में विस्तारित करने की मांग की गई। नौकरियों में आरक्षण, तो लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में आरक्षण और आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। यह लद्दाख के उन पार्टियों की मांग थी। अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण, लेह और कारगिल के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना और बल। सरकार की प्रतिक्रिया, तो क्षेत्र में बढ़ते असंतोष और विरोध के कारण सरकार ने एक समिति का गठन किया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि वह भाषा, संस्कृति और भूमि से संबंधित मुद्दों का उचित समाधान तलाशेगी। वर्तमान प्रशासन, 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। लद्दाख का वर्तमान प्रशासन लद्दाख के उपराज्यपाल और एक निर्वाचित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी कि LAHDC द्वारा शासित होता है। सीमाएं, 6ठी अनुसूची के तहत 6ठी अनुसूची को लद्दाख तक विस्तारित करने से इस क्षेत्र का अधिक विखंडन और नई प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हो सकती है। आगे की राह, तो सरकार को समावेशी स्थानीय शासन केंद्र नीति पहल के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख की स्थिति तय करने के लिए सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में पहले फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, तो गुवाहाटी में कहाँ? गुवाहाटी में हुआ पहला फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया। किसने? गुवाहाटी ने पहले फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, पहला कोई होता है इंपॉर्टेंट होता है गुवाहाटी, ध्यान रखिएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के भविष्य के लिए प्रतिभा विकास पर रणनीति बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी दिमागों को एकजुट करना है। शिखर सम्मेलन वैश्विक अवसरों पर तेजी से डिजिटलीकरण के प्रभाव पर चर्चा करेगा, विशेष रूप से AI, ML, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें विषयों पर 4 पैनल पर चर्चा होगी। सेमीकॉन इंडिया, AI, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल।
शिखर सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के नेताओं, शैक्षणिक संस्था और सरकारी निकायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 20 से अधिक रणनीतिक सहयोग की घोषणा करने होने की उम्मीद है। इन सहयोग का उद्देश्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम को उद्योग की मांगों और मानकों के साथ संरेखित करना है। असम में जल्द ही 2500 करोड़ रुपए का पहला सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट होगा। यह प्रयास विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रतिभा पूल तैयार करेगा, जो भारतीय कंपनियों तथा दुनिया भर के संगठनों के लिए सुलभ होगा, जो वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक नया मानक स्थापित करेगा। CMS COP14 समरकंद में समाज, तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉन्वेंशन। जंगली जानवर जो होते हैं उनके प्रवासी जो प्रजाति है, यानी जो बाहर से आते हैं प्रजाति, उनके संरक्षण पर एक कॉन्वेंशन हुआ। इसका नाम दिया गया COP15। क्या दिया गया? CMS COP15। इस COP14 तो CMS का 14वां सम्मेलन आयोजन हुआ। इसमें दलों के सम्मेलन की 14वीं बैठक 17 फरवरी 2024 को संपन्न हुई, जिसमें 14 प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाला प्रस्ताव और वैश्विक स्तर पर कई अन्य प्रस्तावों को अपनाने में सहमति हुई। CMS या बान कन्वेंशन या जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन उनकी संपूर्ण श्रृंखला में प्रवासी प्रजातियों की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। इस पर 1979 में हस्ताक्षर किया गया था और 1983 में लागू किया। 83 में ही सदस्य देशों के रूप में भारत जो है इसमें शामिल हुआ था। एक सेकेंड। यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिए कानूनी आधार पर तैयार करता है, जिसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता से लेकर कम औपचारिक MOU तक शामिल है। प्रवासी प्रजाति, तो CMS के अनुसार जंगली जानवरों का 14वां सम्मेलन था। जंगली जानवरों की प्रजाति या निचला वर्गीकरण, जिसकी पूरी आबादी या आबादी का कोई भौगोलिक रूप से अलग हिस्सा चक्रीय रूप से एक या अधिक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार सीमाओं को पार करता है। भारत और CMS। भारत अनेक प्रवासी जानवरों और पक्षियों का अस्थायी घर है, जैसे कि अमूर फाल्कन, समुद्री कछुआ, डुगोंग, बार हेडेड गिल, ब्लैक नेक्ड क्रेन। इन सब चीज़ों का भारत जो है वह अस्थायी रूप से घर है। तो अमूर, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। भारत ने फरवरी 2000 क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में निम्न में से कौन अस्थायी रूप से निवास करती है या अस्थायी रूप से निवास करती है। तो ये सारी चीज़ें भारत में अस्थायी निवास है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन में इस प्रकार से आ सकता है। तो अमूर फाल्कन, समुद्री कछुआ, डुगोंग, यह अस्थायी घर है भारत का। भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में CMS COP13 की मेज़बानी की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि COP14 का मेज़बानी, तो COP13 की मेज़बानी कहाँ हुई थी? तो यह भारत में हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे की प्रवासी प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत करी थी। महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट आई है। तो भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग के प्रबंधन और नियंत्रण और रोकथाम हेतु 286वीं रिपोर्ट प्रकाशित की है। विधि आयोग की रिपोर्ट भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का सुझाव देती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, तो संशोधन की आवश्यकता। रिपोर्ट के अनुसार महामारी रोग अधिनियम जो है इसकी सीमाओं की पहचान करती है। संक्रामक रोगों के प्रबंधन में आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए संशोधन का एक नया कानून लाने की सिफारिश करती है। निवारक उपाय, तो मानक संचालन प्रक्रिया संक्रामक रोगों के प्रसार और संबंधित प्रतिक्रियाओं के 3 चरणों में प्रभाषित होती है। राज्य में प्रकोप, तो राज्यों को स्थानीय स्तर पर महामारी योजना के अनुरूप निवारक उपाय करने का अधिकार है। अंतर राज्य प्रसार, तो केंद्र सरकार महामारी योजना के आधार पर नियम बना सकती है और राज्यों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। अत्यधिक खतरा, राज्य द्वारा संक्रमण को रोकने में समर्थ होने की स्थिति में केंद्र सरकार एक समान उपाय लागू कर सकती है, जिससे कि संभावित रूप से एक केंद्रीय एजेंसी शामिल हो सकती है। स्वतः संज्ञान, तो विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस विषय पर मौजूदा कानूनी ढांचे की व्यापक जांच की तथा सिफारिश किया कि मौजूदा कर्मियों अथवा इस विषय पर एक नया व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। महामारी रोग अधिनियम 1897, एकदम अच्छे से याद इसको कर लीजिए। महामारी रोग अधिनियम कब आया था? 1897। तो यह एक औपनिवेशिक युग का अधिनियम था। औपनिवेशिक युग का अधिनियम था जो राज्य सरकारों को महामारी के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए असाधारण उपाय करने का अधिकार देता था। यह दंड को परिभाषित करता है और विधि आयोग को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विधि आयोग यह एक गैर वैधानिक निकाय है। विधि आयोग क्या है? गैर वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा।
पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज्यकाल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अब क्वेश्चन यहाँ से ये उठेगा कि भारत का पहला विधि आयोग कब आया था? 1834 में। भारत के पहले विधि आयोग की रूपरेखा कौन से अधिनियम में तैयार की थी? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना हुई थी। और 1834 में भारत का पहला विधि आयोग ब्रिटिश राज्य के दौरान आया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो भारत के पहले विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना प्रबल से भी प्रबल है। विधि आयोग कानून में अनुसंधान करता है और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है। ई जागृति पोर्टल, तो हाल ही में उपभोक्ता मामलों के सचिव ने स्वीकार किया कि ई जागृति पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण से उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कम करने में मदद मिलेगी। तो ई जागृति पोर्टल क्या है? तो ई जागृति पोर्टल से उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की यह पहल है, ई जागृति पोर्टल। तो ई जागृति पोर्टल क्या है? ई जागृति यानी उपभोक्ता मामला विभाग, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इन तीनों का एक सामूहिक पोर्टल है। यह उपभोक्ता आयोग के लिए एक पोर्टल के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर एक सरल, तेज और अधिक लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करना है। या सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकार को समाधान देगा। यानी यह सॉफ्टवेयर रहेगा जिसके माध्यम से उपभोक्ता को जो अधिकार है उन उपभोक्ताओं को यह अधिकार से परिचित कराएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से समाधान देगा, यह सुझाव देगा। यह विभिन्न उपभोक्ता शिकायत प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करेगा। यानी अनेक जो उपभोक्ता शिकायत पोर्टल है, उन सारे प्लेटफॉर्म को एक जगह लाएगा। यानी उन सारे प्लेटफॉर्म को एक जगह एकत्रित करेगा और केस फाइलिंग, ऑनलाइन शुल्क भुगतान और AI संचालित स्मार्ट खोज जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। यानी कि उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं होगी उसको एक ही जगह पे सारे जो पोर्टल है, सारे जो प्लेटफॉर्म उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा और वहाँ पे सुझाव देगा, सहायता देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी का इसमें AI का उपयोग किया जाएगा और संग्रहित उपभोक्ता शिकायत मामले निर्णय जो भी है इसकी खोज और सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तो NCDRC एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसकी स्थापना 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में की गई थी। इसके पास 2 करोड़ से अधिक मूल्य की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है और जो राज्य आयोगों या जिले के आदेशों से अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी है। आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने की बात है कि आयोग का जो यह जो आयोग होगा इसका नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और नहीं तो उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी करेगा लेकिन हाई कोर्ट का ओनली मुख्य न्यायाधीश करेगा। NCDRC के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति एक आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। 30 दिनों के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। तो हाल में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, तो ये ध्यान रखिए कि चुनावी बॉन्ड योजना के लिए कितने न्यायाधीशों का जो है पीठ बैठक किया था? तो 5 न्यायाधीश का संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मत फैसले से चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। तो कितने बेंचों? 5 बेंचों की पीठ ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने का आधार इन्होंने क्या दिया? तो कहा कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। यह जो योजना है संविधान का अनुच्छेद 19 है जिसके अंतर्गत 1A के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के संबंध में मतदाताओं के सूचना के अधिकार पर जोर देता है। यानी यह इसके तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। अनुपातहीन प्रतिबंध, चुनावी बॉन्ड विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य उनके वोट शेयर के आधार पर भेदभाव करती है, जिसका अधिकतम लाभ सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षीय दलों को मिलता है, जबकि छोटे और क्षेत्रीय दल इसके लाभ से बाहर हो जाते हैं। यह योजना मतदाताओं और दानदाताओं के मध्य विभेद उत्पन्न करती है क्योंकि राजनीतिक दलों की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है गोपनीयता एवं सार्वजनिक हित में मध्य संतुलन। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण गुमनामी के आधार पर खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि दाता की गोपनीयता केवल सार्वजनिक समर्थन के वास्तविक रूपों तक ही सीमित है। चुनाव सुधार की संवैधानिक योजना का उल्लंघन, यानी चुनाव बॉन्ड चुनावी वित्त पोषण में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक विधि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। चुनावी बॉन्ड योजना के लागू होने से पूर्व भारत में
राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक देने वाले किसी भी दानकर्ता की पहचान का खुलासा करना पड़ता था, किंतु नवीनतम संशोधन में दानदाताओं की जो पहचान को प्रदर्शित नहीं करता है, तो केंद्र सरकार का तर्क या पक्ष तो निजता का अधिकार या व्यक्ति या कॉरपोरेट के गोपनीय दान के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। चुनावी पारदर्शिता तो नामित बैंकों के माध्यम से भुगतान होने से यह धनबल के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करता है। काले धन के प्रयोग में कमी, तो चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य चुनाव में काले धन के प्रयोग को प्रतिबंधित करना है। सरकार ने पक्ष में तर्क दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का महत्व, तो राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता में वृद्धि, यानी जनता को चुनावी बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत और राशि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। राजनीतिक दलों के मध्य समानता, वर्तमान निर्णय छोटे और क्षेत्रीय दलों से सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दलों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है। राजनीतिक में कॉरपोरेट शक्ति के प्रभाव को सीमित करता है। यह फैसला राजनीतिक दलों को दानदाताओं के निहित स्वार्थों से प्रभावित होने से रोक सकेगा। चुनाव से संबंधित आंकड़े, इतना अंदर से पूछेगा नहीं। भारतीय गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की हालिया रिपोर्ट में भारत में राजनीतिक दलों के लिए दान के प्राथमिक स्रोत के रूप में चुनावी बॉन्ड द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। 16-17 से 21-22 के बीच 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड में कुल 9,188.35 करोड़ चंदा मिला है। इतना चंदा मिला है, आम लोगों को इतना चंदा मिलता है। भाजपा ने 2016-17 से 21-22 के बीच कुल 10,122 करोड़ रुपए के चंदे की घोषणा की, जिसमें 52% से अधिक हिस्सा 5,271 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने 952 करोड़ कुल दान का 61% के साथ दूसरा बड़ा चुनावी बॉन्ड दान हासिल किया। भाजपा द्वारा घोषित कुल चंदा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल चंदे से 3 गुना अधिक है। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है, जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग तक चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते से ही भुनाए जा सकते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किया, चुनावी बॉन्ड के लिए योग्य है। इंपॉर्टेंट है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो पहला क्वेश्चन कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम कब आया था? 1951 में। उसका एक धारा है 29, जिसके 29A के तहत अगर कोई भी पार्टी राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव या लोकसभा के चुनाव में 1% वोट हासिल किया है तो वह चुनावी बॉन्ड के लिए योग्य पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1% वोट, 2%, 3% विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, इस प्रकार से। तो 1% विधानसभा या लोकसभा में कहीं भी। किसान आंदोलन 2.0 और MSP। तो हाल में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर चलो मार्च कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांग क्या है? तो MSP को कानूनी दर्जा, यानी MS स्वामीनाथन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार MSP को अनिवार्य कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए। WTO से बाहर निकलना, भारत को विश्व व्यापार संगठन के साथ सभी समझौते को रद्द करने चाहिए। कर्ज मुक्ति, यानी किसानों और मजदूरों का कर्ज पूरी तरह से माफ होना चाहिए। पेंशन, यानी किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्नत मनरेगा लाभ, तो मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, उच्च दैनिक मजदूरी और इसे कृषि गतिविधियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों से फसल खरीदती है। MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। MSP को कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग आपूर्ति की गतिशीलता जैसे कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है। CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जिसका गठन 1965 में किया गया था। MSP की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता द्वारा होती है। सरकार द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा होती है। तो MSP की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है, वह करता है। और इस कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि सरकार द्वारा 22 अनिवार्य, सभी नहीं, 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। ध्यान रखिएगा, 22 अनिवार्य फसल और गन्ने के लिए उचित। MSP की गणना का सूत्र, तो ये गणना का सूत्र तो नहीं है पूछेगा MSP का। किसी विशेष फसल के उत्पादन में किसान द्वारा की गई लागत, इसमें इनपुट ये सब नहीं पूछेगा। कीटाणुनाशक, उर्वरक, ये सब का खर्च,
A2+FL मतलब किसानों द्वारा ली गई लागत और पारिवारिक श्रम का मूल्य। C2 ये पूछेगा नहीं। स्वामीनाथन आयोग 2004 की सिफारिश क्या थी? सरकार को MSP के उत्पादन को भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाने चाहिए, अर्थात MSP लागत C2 प्लस 50%, इतना अंदर में न जाएगा BPSC। अभी किसानों की मांग में तर्क तो मूल्य अस्थिरता। किसानों की मांगों के पक्ष में कुछ तर्क, जैसे किसानों को मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। सौदेबाजी का अभाव, किसानों के पास अपनी उपज की कीमतों को प्रभावित करने के लिए सौदेबाजी की शक्ति का अभाव होता है। सुरक्षा, MSP जो किसानों को एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जो कि उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव को से सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार की सीमाएं, भारी सब्सिडी का मौजूदा MSP प्रणाली वार्षिक बजट में राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण बनता है। WTO से संबंधित, WTO के समझौते के अनुसार सरकारी सब्सिडी प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है। खाद्यान्न प्रबंधन, तो सरकार के पास बड़ी मात्रा में उपज खरीदने, भंडारण करने और विपणन करने के लिए भौतिक संसाधन नहीं है। मुद्रास्फीति, तो MSP में लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, जिसका प्रभाव आम जनता तक गरीबों पर अधिक देखने को मिलता है। आगे की राह, सरकार तथा किसानों के बीच लगातार संवाद, जिससे किसानों की आय सुरक्षा के लिए आम सहमति बन सके। कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। कृषि आधारित संरचनाओं का विकास, जिससे कि किसानों का भंडारण तथा आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर सके। जल संशोधन विधेयक 2024, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को 5 फरवरी 2024 को इम्पोर्टेंट है। जल संशोधन विधेयक 2024 ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में, सबसे पहले कहाँ, राज्यसभा में पेश किया, जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करना था। तो ये पहले का अधिनियम कब का है? 1974 का। जल संसाधन प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 को संशोधन करने के लिए फरवरी 2024 में इसमें लाया गया, जिसको इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। नियामक ढांचे को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं, तो प्रयोज्यता, यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। अन्य राज्य अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति में छूट, यह विधेयक निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार CPCB के परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्रदान करने से छूट दे सकती है। केंद्र सरकार SPCB द्वारा बनाई गई सहमति को मंजूरी देने, अस्वीकार करने, रद्द करने के लिए दिशा निर्देश को जारी कर सकती है। राज्य बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी। प्रदूषणकारी पदार्थ का निर्वहन, तो विधेयक अधिनियम के तहत अनिर्दिष्ट अपराधों के लिए कारावास की सजा को 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये के बीच दंड में बदल देता है। SPCB जल निकायों में हानिकारक पदार्थों के निर्वहन के लिए अग्रणी गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। अपराधों के लिए जुर्माना और छोटे अपराधों, ये सब पूछने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, दे रखा है अपना। दंड निर्धारित करने के लिए और न्याय निर्णायक अधिकारी, तो विधेयक केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है। जुर्माने को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा कर दिया जाएगा। अपराधों का संज्ञान, यदि निर्णायक अधिकारी द्वारा शिकायत की जाती है तो संज्ञान में भी लिया जा सकता है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, यदि विभाग अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विभाग के प्रमुख को उनके मूल वेतन के 1 महीने के बराबर जुर्माना देना होगा। इसका महत्व, तो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के लगभग 50 साल पूरे हो गए और इसमें अनेक विसंगतियां मौजूद थी। विकास और पर्यावरण संरक्षण संतुलन, यानी छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने से यह व्यवसाय और कंपनियों को प्रोत्साहित करता है। पारदर्शिता में वृद्धि, अपराधों के दंडात्मक परिणाम अपराध की गंभीरता के अनुरूप होंगे, जिससे कि निष्पक्ष और अनुपातिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। चुनौतियाँ, अनियंत्रित निर्वहन का जोखिम, निरीक्षण की कमी के लिए परिणाम स्वरूप जल निकायों में प्रदूषकों को अनियंत्रित निर्वहन हो सकता है, जैसे कि पानी की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता हो सकता है। राज्य सरकारों की स्वायत्तता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, कुछ औद्योगिक श्रेणियों को सहमति लेने से छूट देने से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो सकती है। निवारक की प्रभाविता, प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के लिए कारावास प्रावधानों के दंड में बदलने का निवारण प्रभाव कम हो सकता है।
क्या गींच के रख दिया यूटेरिया करंट अफेयर को। पिछला साल इसका एक क्वेश्चन न टकरा, इस वजह से गींच गाँच के कर दिया। एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी भारत और संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय प्रधानमंत्री अबू धाबी में बोचासनवासी, कहाँ बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर का उद्घाटन किया, कहाँ किया? अबू धाबी में। अबू धाबी के बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित। तो इसको किसने, मंदिर को किसने निर्मित किया था? तो बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये ट्रस्ट ने इस मंदिर को निर्मित किया, जिसका उद्घाटन मोदी ने किया। यह 2015 के बाद यूएई में उनकी 7वीं यात्रा रही है। यानी मोदी की ये भी पूछ सकता है कि 15 के बाद उनकी 7वीं यात्रा यूएई की रही है। भारत यूएई के बीच संबंध की स्थिति, तो वर्तमान स्थिति, तो भारतीय प्रधानमंत्री की वर्तमान यूएई की यात्रा 8 महीनों में तीसरी यात्रा होगी। 10वां वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे। रणनीतिक सहयोग, भारत और यूएई अनेक महत्वपूर्ण समूहों का हिस्सा है, जैसे कि I2U2, पश्चिम एशियाई क्वाड, जिसमें भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई शामिल है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इस बुनियादी ढांचे की परियोजना में यूएई भी शामिल है। आर्थिक सहयोग, तो यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तीसरे नंबर का भागीदार है व्यापारिक, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 22-23 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $85 मिलियन का हो गया है। भारत और यूएई ने ₹1 दिरहम निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। अगस्त 2023 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल के आयात के लिए अबू धाबी नेशनल कंपनी को रुपये में भुगतान किया है। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का लक्ष्य 5 वर्षों में सेवाओं में व्यापार को $115 बिलियन तक बढ़ाना है। ऊर्जा सहयोग, यूएई भारत में रणनीतिक कच्चे तेल भंडार संग्रहित है। मंगलुरु में रणनीतिक कच्चे तेल भंडारण की सुविधा स्थापित होगी। तकनीकी सहयोग, तो भारत और यूएई के बीच मजबूत वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग है, जैसे कि रुपे कार्ड भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रमुख घटक है, यूएई में स्वीकार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, तो COP28 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूएई ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरू की। तो भारत और यूएई ने मिलकर किस पहल की शुरुआत की? तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट। तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत किसने की? भारत और यूएई ने COP28 सम्मेलन में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगी। सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध के लिए IIT दिल्ली और अबू धाबी परिसर हैदराबाद में यूएई वाणिज्य दूतावास खोलने जैसी स्थापनाएं साझेदारी ही है और सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयामों को और मजबूत करती है। प्रमुख चुनौतियां, तो क्षेत्रीय संघर्ष, अरब और मध्य पूर्व के देशों के आपसी क्षेत्रीय संघर्ष भारत एवं यूएई के संबंधों को प्रभावित करते रहता है। चीन का बढ़ता आर्थिक प्रभाव, तो 2005-20 के मध्य यूएई में चीन का निवेश अनुबंध $30 बिलियन से अधिक का हो गया है और इस क्षेत्र में भारतीय उद्यमों से काफ़ी अधिक है। भारतीय श्रमिकों का मुद्दा, तो यूएई में बड़ी संख्या में ब्लू कॉलर श्रमिक, भारत के ब्लू कॉलर श्रमिक काम करते हैं, जिसमें कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे काम करने और रहने की खराब स्थिति, अन्य श्रमिकों के साथ व्यवहार में भेदभाव। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, तो हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने और मत्स्य पालन सूक्ष्म और लघु उद्योग को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी है। यह योजना सभी राज्यों के लिए लागू होगा। 23-24 से वित्त वर्ष 26-27 के अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए 6,000 करोड़ इस पर खर्च होंगे। इच्छित लाभार्थी, तो मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता, इन सब लोगों को लाभ मिलेगा। भारत में पंजीकृत स्वामित्व फॉर्म, साझेदारी फॉर्म और कंपनियां, समितियां, सहकारी आदि इसमें महत्व इसका, तो 40 लाख लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को कार्ड आधारित पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। साथ ही इस पहल को 6.4 लाख सूक्ष्म उद्योग और 5500 मत्स्य सहकारी समितियों को संस्थागत ऋण मिलेगा। पर्यावरण और स्थिरता पहलों को बढ़ावा मिलेगा। मूल्य संवर्धन, मूल्य प्राप्ति और मूल्य सृजन के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू बाजार में मछली और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। 1.7 लाख नए रोजगार सृजित होने का अनुमान इसमें लगाया गया है। 75,000 महिलाओं को रोजगार देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। रोजगार सृजन और सुरक्षित कार्यस्थल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिलेगा। NESDA व फॉरवर्ड रिपोर्ट, हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DRPG ने वार्षिक NESDA फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट क्या है?
तो NESDA फ्रेमवर्क के तहत अनिवार्य ई सेवाओं और कुल ई सेवाओं के तहत वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालता है। प्रशासनिक सुधार द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिसंबर 2023 में कुल 16,4875 ई सेवाएं प्रदान कर रहा है, जबकि अप्रैल 2023 में यह संस्थाएं 11,614 थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक 1117 ई सेवाओं के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची में सबसे अधिक। तो ई सेवा देने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो जम्मू कश्मीर। ई सेवा केरल, असम और ओडिशा राज्य जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अलावा अपने संबंधित एकीकृत पोर्टल के माध्यम से 100%, तो कौन सा राज्य 100% ई सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो केरल, असम, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, केरल, असम, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, यानी ये 3 राज्य है, केरल, असम, उड़ीसा और केंद्र शासित प्रदेश। ये 4 जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ये 100% ई सेवाएँ दे रहे हैं। तो केरल, असम, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। इस सेवा वितरण में जम्मू कश्मीर, ई सेवा मतलब ऑनलाइन सेवा समझ लीजिए इसे मोटा मोटी। इस सेवा वितरण में जम्मू और कश्मीर के बाद तमिलनाडु 1101 ई सेवाएं, मध्य प्रदेश 1010 और केरल 911 का स्थान आता है। तो यानी कि ई सेवाओं में संख्याओं के मामले में जम्मू कश्मीर के बाद तमिलनाडु का स्थान आता है, यानी राज्यों में प्रथम कौन है? तो तमिलनाडु। केरल जो है राज्यों में तीसरे नंबर पर है, ओवरऑल चौथे नंबर पर है, लेकिन ये 100% दे रहा है। 911 में इसका 100% कंप्लीट हो गया, तो यह 100% केरल, असम और उड़ीसा है, ये लोग का 100% नहीं है। मणिपुर के अलावा सबसे निचले राज्य लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम और नागालैंड, सब नीचे से। मणिपुर निचले राज्य, तो मणिपुर सबसे निचले पायदान पे है ई सेवा देने में, उसके बाद लक्षद्वीप वगैरह है। तो ई सेवाओं की डिलीवरी के संबंध में राज्यों, संघ और क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों का मूल्यांकन करने के लिए NESDA फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। NESDA फॉरवर्ड का एक प्रमुख उद्देश्य संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एकल एकीकृत पोर्टल के रूप में के माध्यम से ई सेवा वितरण को अपनाना था। ई सेवा का महत्व, तो नागरिकों को सशक्त करना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, तथ्य आधारित डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है, सही लाभार्थियों की पहचान तथा संसाधनों का बेहतर दोहन सुनिश्चित करना और लागत दक्षता भी आती है। फिलिस्तीनियों ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRWA हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने देशों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए धन निलंबित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया। इजरायल का दावा क्या रहा? तो हमास जो है वह UNRWA को दिए गए धन को हड़प लेता है और एजेंसी की सुविधाओं के अंदर आसपास लड़ाई करता है। इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास की सुरंगें जो है वह UNRWA सुविधाओं के बगल में या उनके नीचे चल रही है तथा एजेंसी पर अपने स्कूलों में इजरायल के प्रति घृणा का पाठ पढ़ाने का आरोप लगाया है। UNRWA इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य 1948 तक अरब और इजरायल युद्ध के बाद फिलिस्तीन शरणार्थियों को सीधे राहत पहुंचाना है। एजेंसी ने मई 1950 में अपना परिचालन शुरू किया। फिलिस्तीन शरणार्थी समस्या के व्यापक समाधान के अभाव में महासभा ने बार बार UNRWA के अधिशेष को नवीनीकृत किया। एकमात्र संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या संघर्ष से आए शरणार्थियों को मदद के लिए समर्पित है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा और सुधार, माइक्रो फाइनेंस, आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल, तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए और उनकी बहाली के लिए ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया। ग्रो रिपोर्ट लाया और इस नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया, कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि के हरितीकरण और पुनरुद्धार। तो ग्रो क्या है? तो यह बंजर जो भूमि है उस भूमि को हरा बनाना इस ग्रो का उद्देश्य है। तो ग्रो क्यों आया है? तो कृषि वानिकी और बंजर भूमि के हरितीकरण के लिए और इसके उद्धार के लिए। यह रिपोर्ट बंजर भूमि के उत्पादक कृषि वानिकी क्षेत्रों में बदलने की क्षमता पर जोर देती है, यानी जो बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना इसका उद्देश्य है। ग्रो पहल राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना है। इसमें भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी गतिविधियों को उपयुक्त होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
रिपोर्ट में कृषि वानिकी और राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने के लिए कृषि वानिकी उपयोगिता सूचकांक पेश किया गया। नीति आयोग ने भुवन पर ग्रो सूटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल को लॉन्च किया। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल से राज्य और जिला स्तरीय डेटा को प्राप्त कर सकता है। ग्रो के माध्यम से हरितीकरण के लिए उपयुक्त बंजर भूमि क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और यह परियोजना 5 सुदूर संवेदन व्युत्पन्न परतों भूमि उपयोग, बंजर भूमि, ढलान, जल निकटता और मृदा कार्बनिक सामग्री का विश्लेषण पर आधारित है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI। हाल ही में एलन मस्क ने एक मानव में न्यूरोलिंक डिवाइस के सफल प्रत्यारोपण के लिए संबंध में घोषणा की है। यह पहल मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार संभव बनाता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तो BCI एक अभूतपूर्व विकास और प्रतिनिधित्व करता है जो मानव मस्तिष्क और बाह्य उपकरणों के बीच सीधे संपर्क की अनुमति देता है। इस नवीन विधि में शल्य चिकित्सा द्वारा इलेक्ट्रोड सहित एक चिप को मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है जो तंत्रिका संकेतों को पकड़ता है और भेजता है। इन संकेतों की व्याख्या के लिए संलग्न उपकरण द्वारा की जाती है जो केवल अपने विचारों का उपयोग करके उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है और प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत कर सकता है। संभावित उपयोग तो मस्तिष्क के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर तंत्रिका संबंधी विकारों की निगरानी करना और इलाज संभव हो सकेगा, जैसे कि पार्किंसन रोग, मिर्गी का इलाज। कृत्रिम अंग तो व्हीलचेयर आदि को नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा। यह मानव क्षमताओं में वृद्धि तो गैर चिकित्सीय अनुप्रयोग में संज्ञानात्मक क्षमता, गेमिंग जैसे अनुप्रयोग में भी वृद्धि के लिए BCI की खोज की जा रही है। अंतरिक्ष सुरक्षा प्रबंधन, सुगम जीवन तो BCI का उपयोग स्मार्टफोन और स्मार्ट होम डिवाइस इंटरफेस जैसे कि डिमिंग लाइट्स, ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन, वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में संभव है। चुनौतियां तो नैतिक और गोपनीयता। BCI संभावित रूप से विचारों और भावनाओं को डिकोड कर सकता है। इस जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच संज्ञानात्मक गोपनीयता के बारे में चिंताएं पैदा करती है। समान अवसर तो सभी ऐसी प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना जटिल है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो और पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक इकोवास से बाहर तो कौन तो बुर्किना फासो, माली, नाइजर सैन्य सरकारों ने पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक इकोवास से अपनी तात्कालिक वापसी की घोषणा कर दी है। इकोवास क्या है तो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है, यानी कि पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें पश्चिम अफ्रीका के 15 देश शामिल है। स्थापना 1975 में लागोस संधि के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। 15 वो देश है, 1975 में स्थापित हुआ था। इकोवास याद रखिएगा। लोगों वस्तु और सेवाओं को मुक्त आवाजाही यानी मुफ्त में आवाजाही बिना टैक्स के सुविधा प्रदान करता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून और सुशासन को समाहित करता है। इकोवास और भारत तो भारत 2024 में इकोवास में पर्यवेक्षण का दर्जा प्राप्त किया था। तो इकोवास का दर्जा भारत को कब मिला था 2004 में, 2004 में। भारत अपने फोकस अफ्रीका कार्यक्रम में भाग के रूप में लगातार इन सहायता LOC प्रदान करता है जिसमें पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के लिए भीतर क्षेत्रीय एकीकरण का समर्थन मिलता है। इकोवास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए दावेदारी का समर्थन किया था। तो इकोवास के जो देश है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद उसमें भारत की सदस्यता के लिए जो है वो भारत की सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया था। ये भारत के लिए लोग सपोर्ट में थे। यहाँ से राष्ट्रीय है तो इसको हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को दूसरे टॉप वीडियो में देख लेंगे, क्या कि 53 मिनट का छोटा वीडियो रहेगा तो देखने में एक साइकोलॉजिकल जो होता है माइंड में सेट रहता है कि 53 मिनट का है तो तुरंत देख लेते हैं 1.5 गुना 1.25 गुना 1.25 गुना करके। तो इस अकॉर्डिंग ये वीडियो 35-40 मिनट में खत्म हो जाता है। 2 घंटे का वीडियो देखने का मन नहीं करता, इसलिए इसको दूसरे टॉपिक में लाएंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम यह तो आधे घंटे में यह खत्म हो जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो ये हमारा फरवरी का ख़त्म हुआ आज और फिर जनवरी का बचा तो उसको कर देंगे। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसका मेन जो है क्वेश्चन आने का जो चांस है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार राज्य विशेष से आएगा। उधर डिटेल्स में दिया गया, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन उठेंगे। मेन क्वेश्चन यहीं से आएंगे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार। कुछ बुक यहाँ पे दिए रहते हैं, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा आएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। 30 पेज का वीडियो होने का कारण है यह PDF 30 पेज का है। इसमें बिहार आज विशेष जो है ज़्यादा है, इस वजह से 30 पेज का हुआ है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।